आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरस्तू के त्रासदी सिद्धांत के ऊपर। पाश्चात्य काव्यशास्त्र आप सब लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा होगा समझना, पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। काव्यशास्त्र बहुत ही आसान विषय है और इस बात के ऊपर आपको यकीन हो जाएगा जब आप ये वाली वीडियो पूरी देख लेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अरस्तू का जो त्रासदी सिद्धांत है वो क्या है। तो अरस्तू के त्रासदी के सिद्धांत के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो ये सिद्धांत दिया है, जिसे उन्होंने कहा है त्रासदी का विवेचन या दुखांत, तो इसके अंदर बेसिकली वो हमको ये बताते हैं कि अगर कोई भी कवि है या फिर कोई भी लेखक है, अगर वो कोई नाटक की रचना कर रहा है, स्पेशली वो दुखांत नाटकों की बात करते हैं, यानी कि ऐसा नाटक जिसके अंदर दुख जो है प्रधान रूप से दिखाया जाएगा। तो अरस्तू की ये मान्यता है कि नाटक वही अच्छे होते हैं ज़्यादा जिसके अंदर दुख का विवेचन किया जाए, दुख को जिसमें दिखाया जाए। तो इसीलिए उस नाटक को किस तरीके से लिखना चाहिए, उसी को अरस्तू अपने इस सिद्धांत के अंदर बताते हैं, जिसके लिए वो हमें ये 6 सिद्धांत बताते हैं कि इनका यूज़ करके हम क्या है उस नाटक को काफ़ी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आप सब लोग भी अपनी तरफ से ये कोशिश कर सकते हैं कि इन सिद्धांतों को जानने के बाद आप भी एक नाटक लिखने की कोशिश कर सकते हैं जो कि दुखांत हो, और आप यूज़ करेंगे केवल और केवल इन तत्वों का जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप भी एक नाटक की रचना कर सकते हैं अरस्तू के इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो वो सिद्धांत क्या है, अब उसकी ओर चलते हैं। परिभाषा को मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि परिभाषा उन्होंने जो बताई है उसके अंदर उन्होंने अपने इस जो तत्व है या फिर कह सकते हैं कि त्रासदी की जो अंग है, इसी को ही अपनी परिभाषा में वो लिखते हैं। तो जब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको परिभाषा बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। तो अब अरस्तू के इस सिद्धांत को समझने के लिए अब हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों को एक नाटक लिखना है। तो नाटक लिखने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अरस्तू के अनुसार सबसे पहले जो चीज़ आपको देखना है वो है कथानक। कथानक अरस्तू सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके जितने भी 6 चीज़ें उन्होंने गिनवाई है उसमें से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है कथानक। के महत्व को दर्शाने के लिए अरस्तू ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर चरित्र ना भी हो तो भी क्या है नाटक की रचना की जा सकती है केवल कथानक को लेकर के। ऐसा अरस्तू का मानना है। ये सही है या गलत है इस पर हम अभी नहीं जाएंगे, केवल ये जानेंगे कि अरस्तू किस प्रकार से कहते हैं कि एक नाटक को लिखना चाहिए जो स्पेशली कैसा है, दुखांत है। तो सबसे पहले हमें अपना कथानक डिसाइड करना है, यानी कि विषय वस्तु, हम जो कहानी बनाएंगे वो किसके ऊपर होगी। और उसी के अंदर जो एक चीज़ ऐड होती है, कहानी के अंदर जो एक चीज़ आपको ऐड करनी पड़ेगी वो जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे जो कि कथानक के अंदर ही आता है, वो है उसकी संरचना। उदाहरण के लिए मैं एक कहानी ले लेता हूँ, कफन। प्रेमचंद ने जो कहानी लिखी है कफन, उसको मान लेते हैं कि कफन कहानी में जो कुछ भी होता है वो क्या हो गया, उसका विषय वस्तु। और जिस तरीके से प्रेमचंद जी उस कहानी को प्रेजेंट करते हैं कि पहले ये घटना घटेगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा, ये क्या है, उसकी संरचना। और ये जो संरचना है ये विषय से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि घटना किस तरीके से घटित हो रही है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विषय से। और ये संरचना सबसे महत्वपूर्ण है कथानक के अंदर, क्योंकि घटनाएं जिस तरीके से घटित होंगी वही क्या है दर्शकों को या जो भी पाठक होगा उसे बांध करके रखती है कि घटना आपने किस तरीके से क्रमवाइज लगा रखी है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है या नहीं है, कितना आप उसे बांध सकते हैं और किस तरीके से आप लोग जो भी विषय है उसको किस तरीके से बताते हैं, उसमें आपने कलात्मकता कितनी यूज़ करी है कि कोई भी बात जो है आपने ऐसे ही बोल दी या फिर उसको बताने के लिए बहुत से तरीके आपने यूज़ करे हैं। तो कलात्मकता के ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक काफ़ी बड़ा विषय है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि संरचना और उसमें कलात्मकता की बात कथानक के अंदर वो करते हैं। और जो अरस्तू ने सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लेन किया है वो कथानक को ही किया है, इसलिए कथानक को समझाने में ही थोड़ा सा समय लगेगा। बाकी सब में उन्होंने बहुत कम कम कहा है, वो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको अभी कथानक का अर्थ बता दिया है। अब कथानक किस प्रकार का होता है। कथानक के लिए अरस्तू 3 तरह के विशेषण बताते हैं। ये है विशेषण। तो 3 तरह के विशेषण वो बताते हैं कि जो कथानक है आपका वो गंभीर होना चाहिए। गंभीर इन द सेंस उन्होंने किस लिए लिया है कि कई नाटक होते हैं जो हंसने वाले होते हैं, जिसके अंदर क्या है, हम उनका मेन उद्देश्य जो होता है हंसाना होता है। तो उसको अलग करने के लिए उन्होंने ये शब्द यूज़ किया है कि कथानक क्या हो, गंभीर हो। और पूर्ण से उनका अर्थ है कि वो उसमें शुरुआत भी हो, मध्य भी हो और उसका अंत भी हो। कथानक इस तरीके का होना चाहिए। और उन्हीं की भाषा में अगर आपको बताऊं तो वो कहते हैं शुरुआत को वो कहते हैं आदि, और बीच को कहते हैं मध्य, और लास्ट वाले को कहते हैं अवसान।
तो अब तीसरी चीज़ जो बताते हैं कि वो कुछ विस्तृत होना चाहिए। अब मैं चाहूँगा कि आप इस शब्द पे थोड़ा-सा ध्यान दें। पहला है कुछ, तीसरा है विस्तृत। कि जब हम कथानक डिसाइड करेंगे, तो वो क्या होना चाहिए, उसमें हमें एक अनुपात का ध्यान रखना है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप मान के चलिए, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, एग्ज़ाम्पल के लिए आप ये मान सकते हैं कि जैसे कि अगर 1000 किलोमीटर कोई चीज़ लंबी है या फैली पड़ी है, तो उसको दिखाना कितना मुश्किल हो जाएगा, और जो चीज़ दिखेगी ही नहीं, तो उससे जो देख कर के मिलने वाला जो आनंद होता है दर्शकों को, वो नहीं मिलेगा। और जब तक कोई चीज़ दिखेगी ही नहीं, उसकी सौंदर्यता का जो बोध है, वो पाठक को या फिर दर्शक को हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिखा है कुछ विस्तृत, कि ज़्यादा विस्तृत विस्तृत ना हो जाए। और दूसरी चीज़ जो आपको समझने वाली है कि वही अगर मैं कोई चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी हो, जैसे मच्छर हो, तो आप देख पाएँगे कि उसकी भी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा छोटी है तो उसको भी हम बता नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने जो अगला शब्द चुना, वो चुना है विस्तृत। तो इसलिए कहते हैं कि वो होना चाहिए कुछ विस्तृत। तो ये दो शब्द उन्होंने चुने, बहुत ही ध्यान से चुना था। तो जो कथानक का ये जो तीसरा जो बात उसके अंदर होनी चाहिए, वो है कुछ विस्तृत। तो इस प्रकार का कथानक हो, ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो, अनुपातिक रूप से संतुलन हो। अब आगे वो बताते हैं कि कथानक 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऐतिहासिक हो सकता है, आपने जो विषय बताना चाह रहे हैं वो ऐतिहासिक हो सकता है। जैसे कफन कहानी थी, उसमें जो कहानी दर्शाई जाती है उसकी जगह वो एक ऐतिहासिक कथानक वहाँ से उठा सकते थे, जहाँ पर इतिहास की बातें होती। या तो दूसरा हो सकता था काल्पनिक, कि कल्पना से वो जो कथानक जो भी विषय हम बना रहे हो, उन्होंने सब सोचा हो, कल्पना हो, बिल्कुल काल्पनिक तरीके से डिसाइड किया गया हो। या तीसरी चीज़ हो सकती है कि जनश्रुति, कि लोगों के बीच में जो चीज़ें प्रचलित हैं, उन बातों को लेकर के कथानक बना देना। पर अरस्तू यहाँ पर कहते हैं कि इनमें से कोई सा भी कथानक ले आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उस कथानक के अंदर आनंद की जो अनुभूति है वो उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। और ये जो क्षमता है, ये किसके अंदर, ये किस पे निर्भर करती है, आप लोगों पे। यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग कोई कहानी या नाटक लिख रहे हो, तो आपके ऊपर निर्भर करेगी, यानी कवि और रचनाकार की प्रतिभा पर निर्भर करेगी कि वो इन कथानक को कितना आनंदपूर्ण बना सकता है। तो आगे चलते हैं हम। अगला है करुणा या भय। कथानक को और भी ज़्यादा आकर्षित बनाने के लिए हमें उसके अंदर करुणा या भय जैसे ये जो तत्व है, ये जो गुण है, इसको उसके अंदर लाना होता है। और इसे लाने का जो तरीका वो बताते हैं, वो कहते हैं वो आकस्मिक तरीके से आने चाहिए, अचानक से आने चाहिए। और अचानक से आए, पर लेकिन इस तरीके से आए कि कार्य कारण संबंध उसमें दिखे। यानी कोई घटना अगर घटित हो रही है तो उसके पीछे जो है कारण पता लगे कि हाँ, ये घटना हुई थी, इस वजह से ये वाली घटना घटित हो रही है। ऐसा ना लगे कि अचानक से कुछ भी होने लग जाए। तो जो भी घटना या वहाँ पर घटित होएगी, वो संबंधित हो, एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हो। तो ये होता है कार्य कारण संबंध, और वो चीज़ें आकस्मिक हो। और अरस्तु इसमें जो एक चीज़ और बताते हैं वो ये है कि अतिरिक्त घटनाओं का वर्णन इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसी घटनाएं जिसे अगर हम हटा भी दें तो भी कहानी पर कोई खास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी घटनाओं को हमें डालना ही नहीं चाहिए उसके अंदर। तो इस वाले का भी आप जिक्र कर सकते हैं इसी के अंदर, या अलग से भी इसका आप पॉइंट बना सकते हैं। पांचवी चीज़ जो आपको देखना है वह कथानक 2 प्रकार के और होते हैं, कि कथानक या तो सरल हो या हो जटिल। सरल कथानक वो होता है जिसमें जो कहानी है, जो विषय वस्तु है, बिल्कुल सीधी सरल हो। कोई भी जो स्थिति का परिवर्तन अचानक से उसमें नहीं होता है। उसमें जो विषय होगा वो एक ही होगा, और जो भी घटनाएं जो चलेगी वो ज़्यादा टुकड़ों में नहीं होगी, सिंपल होगी, समझने में बहुत आसानी से पता लग जाएगा। और दूसरा जो कथानक होता है वो जटिल होता है। उसकी जो विषय वस्तु है और जो कहानी भी जो उसकी चलेगी वो सीधी नहीं चलेगी। अब ये घटना घटित हुई है, अब यहाँ पर स्थिति जो है अचानक से पूरी पलट जाएगी, और ऐसे ही नहीं पलटेगी, उसके पीछे कार्य कारण संबंध भी होगा। और इसी तरीके से कहानी कभी घूमेगी, कभी आगे बढ़ेगी, और इसी तरीके से कहानी जो है बिल्कुल सीधी सरल नहीं चलेगी, उठापटक उसके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसे कहते हैं जटिल कथानक। अब चलते हैं छठी पॉइंट, जो ये जो मैं तत्व आपको बता रहा हूँ, ये कथानक को जब हम लिखते हैं या सोचते हैं मन में, तो इन बातों का ध्यान रखना होता है। उसमें छठी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो ध्यान रखने वाली है, वो है स्थिति विपर्य। यानी कि स्थिति, हमें अब जो स्थिति चल रही है उसके अंदर अचानक से कुछ ऐसा करना जिससे वो
पलट जाए बिल्कुल वो स्थिति, उसके अंदर परिवर्तन आए। इससे कथानक जो है बहुत ज़्यादा आकर्षक बन जाता है। और इसी में दूसरी चीज़ जो है अभिज्ञान, यानी कि अज्ञान का दूर होना अभिज्ञान कहलाता है। यानी पहले हमें कोई चीज़ नहीं पता थी, फिर अचानक से वो चीज़ पता लग गई। कई बार आपने नाटकों में देखा होगा कि जो कथानक में आपको कई ऐसी चीज़ें अचानक से रिवील या पता लगती है, जो चीज़ें हमें नहीं पता होती, अचानक से वो कवि या जो भी लेखक है जिसे लिख रहा है, वो हमें किसी स्थिति के ज़रिए या फिर किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसी बातें बताता है जो पहले से उसमें हमें पता नहीं थी। तो उसे कहते हैं अभिज्ञान कराना। तो ये दोनों चीज़ें है ना, कथानक को बहुत ही ज़्यादा रोचक बना देती है। सातवीं और अंतिम बात जो हमें ध्यान रखने वाली है वो है संवृत्ति और विवृत्ति। इसे दूसरी भाषा में आप ऐसे भी कह सकते हैं आरोह और अवरोह। इसे एक डायग्राम से आप समझिए इस तरीके से। जो संवृत्ति है वो इस तरीके से होता है कि ये कथानक है, इसकी शुरुआत हुई है, तो जब ये बिल्कुल टॉप पर यहाँ पर पहुँच जाएगा, जहाँ पर हमें लगेगा दर्शकों की जो देखने वाले हैं नाटक को, वो उनकी जो धड़कनें और उनकी जो ध्यान है बिल्कुल ही एक तरीके से थम जाए कि अब क्या होने वाला है, इसके देखने के लिए क्या है बिल्कुल आतुर हो जाए। तो वो बिल्कुल पीक पर होती है वो ऑडियंस उस जगह पर, कि वो जानना चाहती है कि अब आगे क्या होगा। कहानी शुरुआत होते 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 यहाँ तक उनको ले जाती है। तो ये जो स्थिति होती है, इसका ध्यान क्या है विषय वस्तु में कहाँ पर है, इसका जो ध्यान है कवि को होना चाहिए या फिर एक नाटककार को होनी चाहिए। ये कवि और नाटक में इसलिए भी डिफरेंस हो रहा है कि पहले जो लोग रचनाएं करते थे उन्हें कवि कहा जाता था और आज हम उन्हें नाटककार कहते हैं। तो एक ही बात है, आप समझ लेना, या फिर मैं ये कह सकता हूँ रचनाकार। तो ये देखिए, इसे कहते हैं संवृत्ति। और जैसे ही जब ये क्लाइमैक्स यहाँ पर से खुल जाता है, तो कथा जो है अपने अंत की ओर वापसी जाने लगती है, या फिर कह सकते हैं पूर्णता की ओर कथानक क्या है जाने लगता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वो अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा है। तो तीनों ही शब्दों का लगभग एक ही मतलब है, कहानी जो है लगभग खत्म होने वाली है। तो ये जो डाउनफॉल शुरू होता है इसे कहते हैं विवृत्ति, यानी कि अवरोह। आरोह होता है चढ़ना, अवरोह होता है गिरना। तो कहानी के अंदर कहाँ कहाँ ये चीज़ें आ रही है, इसका ज्ञान जब इसको होता है या वो ध्यान रखता है लेखक लिखते समय, तो कहानी को बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और बढ़िया बना पाता है। तो ये चीज़ें इसमें आती है। अब चलते हैं अरस्तू के अगले तत्व की ओर, जो कि है चरित्र। ये सब बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। जो मेन था अरस्तू का सबसे इम्पोर्टेंट, वो कथानक ही था, इसी को वो सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। इसके बाद वो सबको एक तरीके से गौण मानते हैं, या फिर ठीक है कहानी के अंदर हो तो अच्छा है, ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला हिसाब है। तो अगला जो है चरित्र। चरित्र की उन्होंने 4 विशेषता बताई है कि 4 विशेषता एक चरित्र के अंदर होनी चाहिए। कि चरित्र अच्छा हो, ठीक है, मतलब कि नैतिकता वाला चरित्र जिसे समाज में अच्छा समझा जाता है, ऐसे चरित्रों का प्रयोग किया जाए नाटक के अंदर। दूसरा औचित्य, कि कोई भी चीज़ अगर वो कर रहा है चरित्र, तो उसका औचित्य होना चाहिए। वो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जैसे अगर चरित्र को कोई भी चीज़ से हम करवा रहे हैं, तो वो चीज़ औचित होनी चाहिए, समाज में मतलब उचित है, ऐसा करना स्वाभाविक है। जैसे वो एक उदाहरण से समझाते हैं कि शौर्य है, यानी कि बहादुरी, अगर एक पुरुष चरित्र के माध्यम से दिखाया जाए तो वो औचित्य है, यानी सही है, वो सामान्य है। वही अगर एक स्त्री में दिखा दिया जाए तो अरस्तू के अनुसार वो औचित्य यानी कि ठीक नहीं है समाज के हिसाब से, क्योंकि जो शौर्य या शक्ति का जो प्रदर्शन है पुरुष के अंदर दिखाना ज़्यादा उचित माना जाता है। ये अरस्तू की धारणा थी उस समय की। तो तीसरी चीज़ वो बताते हैं कि जो भी घटना या वो चरित्र जो भी चीज़ें वो करेगा वो यथार्थ के करीब हो, ताकि क्या है लोगों का इंटरेस्ट उसमें बना रहे। क्योंकि जीवन की सच्चाई जब उसमें दिखाई जाएगी तभी लोग क्या है उससे कनेक्ट कर पाएंगे, इसलिए वो यथार्थ होना चाहिए और सुसंगति उसमें होनी चाहिए। सुसंगति का मतलब यहाँ पर ये है कि कथानक का जैसा भी कैरेक्टर है, चरित्र है, उसमें बदलाव ना हो, शुरू से लेके अंत तक जैसा वो है उसी तरीके का रहे। ऐसा ना हो वो पहले मतलब कि उसके चरित्र में ज़्यादा बदलाव ना आए, वो भी बदलाव अगर आता भी है तो ऐसा आना चाहिए कि कारण कार्य संबंध उसके अंदर हो, परिवर्तन जो करता है उसका पता लगे, अन्यथा परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं तीसरी चीज़ की ओर, जो कि है तत्व, योजना और विचार। ये दोनों चीज़ों को एक ही जगह पर बताते हैं और इसके अंदर जो आता है पद योजना, एक तरीके से आप यूँ समझ सकते हैं या विचार, कि जिस भाषा में आप उसे लिख रहे हैं वो किस प्रकार की होएगी, उसके बारे में है ये जो आपने चरित्र रचा, कथानक रचा, इसे बताने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो उसी को पद योजना कहते हैं और उसी को ये विचार कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ये याद रखना है कि संवाद और घटना, कि जो घटना हमने
कथानक के माध्यम से दिखाई है घटना, वो इस तरीके से वहाँ पर कह रहे हैं, परिस्थिति को कह रहे हैं घटना। एक तो होता है संवाद करे चरित्र, एक यहाँ पर आपस में संवाद कर रहे हो, और एक चीज़ होता है कि उसका जो वातावरण है पीछे का वो कैसा हो। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस दिखना चाहिए, इन दोनों के अंदर अंतर दिखना चाहिए। घटना जो है अलग लगे किन से, संवादों से या चरित्रों से, उसका एक अलग महत्व है परिदृश्य का। परिदृश्य को समझाने के लिए संवाद का उपयोग ना करना पड़े, ये वो कहते हैं। ये दोनों क्या है, अलग अलग रहे, है तो संबंधित ही, पर लेकिन इनका जो रोल है वो अपना अपना रोल पूर्ण तरीके से निभाए। तो इसलिए इन दोनों में इतना अंतर होना चाहिए। आपको जो भी कंफ्यूजन आ रही है, नीचे जब मैं पीडीएफ का लिंक आपको दूंगा जहाँ से मैंने ये पढ़ा है, आप जब उसे पढ़ेंगे तो ये सभी चीज़ें जो मैं आपको मूल से बता रहा हूँ वो वहाँ पर लिखित में मिल जाएगा। तो अपने हिसाब से आप जो व्याख्या क्या है कर सकते हैं उन सब चीज़ों की। ये सब जैसे सरल कथानक क्या होता है, जटिल कथानक क्या होता है, ये गंभीर क्या, पूर्ण क्या, जितना भी मैंने आपको बताया है वो सब उसके अंदर लिखा पड़ा है। पर इस वीडियो को देखने के बाद जब आप वहाँ जाओगे वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको आसान भाषा में इसलिए बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ पद योजना के अंदर जो मैं विचार करने लायक है वो है शब्द। शब्द कैसे हो, शब्द अरस्तु बताते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो आप सरल शब्दों का उपयोग करिए, सरल शब्द वो होते हैं जो समाज में प्रचलित है, आम है, सबको पता है वो। और दूसरा होता है यौगिक। यौगिक यानी दो शब्दों से जुड़ के बने हुए शब्द, ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाए। ठीक है, तो कुछ अन्य शब्दों की श्रेणी वो बताते हैं, जैसे प्रचलित शब्द, समाज में जो शब्द क्या है प्रचलित है उन्हें कहते हैं प्रचलित शब्द। अप्रचलित शब्द, समाज में जो शब्द जो है प्रचलित नहीं है, या फिर इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी दूसरे जगह पर प्रचलित है परंतु आप उनका उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या है अप्रचलित शब्द में आ जाते हैं। तीसरा है लाक्षणिक। लाक्षणिक में क्या है, एक संकेत के माध्यम से उस चीज को बताया जाता है कि अगर कोई वस्तु है, जैसे कि ये मार्कर है मेरे हाथ में, तो इसके लक्षण बता करके इसका क्या है वहां पर उसको दर्शाना, बजाय ये लिख कर कि ये मार्कर है, मार्कर ना बता करके इसके लक्षण वहां पर बताया जाए, और वो लक्षण क्या है इस मार्कर की व्याख्या कर दे, वो संकेत इस मार्कर की व्याख्या कर दे, तो उस प्रकार की भाषा को लाक्षणिक कहते हैं। इधर चौथा है अलंकारिक। अलंकारिक यानी भाषा में कुछ सजावटीपन उसके अंदर आ जाए, नॉर्मल से दूसरा, नॉर्मल से अलग। अगला है नवनिर्मित, यानी कि कुछ ऐसे शब्द जो कि आपने खुद अपनी ओर से निर्मित कर दिए। आप जब पीडीएफ पढ़ेंगे तो उसके अंदर कुछ नवनिर्मित शब्दों का उदाहरण भी आ जाएगा। अगला है प्रवर्धित, इसी प्रकार से संकुचित, परिवर्तन आदि, इन सब की व्याख्या आपको उसके अंदर भी मिल जाएगी। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। संकुचित अर्थ यानी कोई अगर शब्द बड़ा है उसको छोटे रूप में लिख देना, परिवर्तित कर देना किसी शब्दों को, ये भी परिवर्तन भी क्या है, जो शब्द था उसको बदल करके उसको उपयोग करना। तो ये कई प्रकार के आप शब्द हैं, इनका क्या है कहानी को लिखते समय इनका उपयोग कर सकते हैं। अब जो अगली चीज जानने वाली है, आपने पद योजना भी जान लिया, विचार भी जान लिया, अब है ये पांचवा गीत। कि नाटक के अंदर गीत का होना आवश्यक है। इससे क्या है लोगों जो आप जो भी चीज़ बताना चाह रहे हैं उससे एक तरीके से जुड़ाव बहुत ज़्यादा बन जाता है, और गीतों का अपना एक महत्व है। लोग फीलिंग्स के यानी संवेदना जो है ज़्यादा उनसे जुड़ पाती है। ये आपको उसके अंदर एक्सप्लेन नहीं मिलेगा, आप अपनी तरफ से गीत और दृश्य का पॉइंट बना करके इसके बारे में लिख देना। और छठा जो है दृश्य, कि जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं इस नाटक में, तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि ये मंचन होगा। जो भी हम नाटक लिख रहे हैं तो ऐसे ही दृश्य हम उसमें वर्णित करें जिनको क्या है दिखाया जा सके। ऐसे दृश्य उसमें ना डालें जिसे दिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। तो इन चीज़ों का ध्यान उसमें रखना चाहिए। तो ये था अरस्तु का त्रासदी का सिद्धांत, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से आप एक नाटक की रचना कर सकते हैं जो कि क्या है दुखांत है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे या फिर मैंने पीडीएफ का जो लिंक दिया है वो ये देवेंद्र नाथ शर्मा की जो किताब है, इसमें से मैंने जो बताया है केवल उन्हीं पेजों का त्रासदी के सिद्धांत का, जिसे इसमें लिख रखा है दुखांत विवेचन। तो इसका मैं फ़ोटो आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसमें से पढ़ेंगे और नोट्स चाहे तो बना सकते हैं इसके अंदर से भी। बाकी जो कॉन्सेप्ट था आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आप भी कोशिश कर सकते हैं एक नाटक की रचना करने की इन्हीं तत्वों के आधार पर। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा अरस्तु का अनुकरणीय सिद्धांत, और तीसरा जो उनका सिद्धांत है वो है विरेचन का। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, वो भी बहुत आसान होगा और
आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियोज़ अच्छी लगी है तो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई सवाल है, डाउट है, तो कमेंट आप लोगों के लिए खुला है, वहाँ पर आप अपने कमेंट मुझे दे सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।